बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर्नल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 18 मॉडर्न फिज़िक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 13 होगा और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स है। फेडरल और केपीके का कोर्स हम फॉलो कर रहे हैं। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या टॉपिक्स हैं देख लेते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? Principle of working, construction of electron microscope, working theory of electron microscope, what is resolving power, uses of electron microscope. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है और इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। क्या वजह है कि हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारे पास मौजूद है जो निस्बतन साइज़ में भी छोटी है और उसका इस्तेमाल भी आसान है। इसके बावजूद हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स, लैब में यूज़ होने वाली ये माइक्रोस्कोप तो आपने बखूबी देखी होगी, यही है कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप में स्पेसिमेन को यहाँ रखा जाता है स्टेज के ऊपर और यहाँ से लाइट सोर्स जो है कंडेंस लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करता है और लाइट इस स्पेसिमेन से गुजरने के बाद इन लेंसेज से टकराती है। इनको ऑब्जेक्टिव, इस लेंस को ऑब्जेक्टिव कहते हैं और इस लेंस को आई पीस कहते हैं। इसके दरमियान भी लेंसेज हो सकते हैं। यहाँ आप इसको डायरेक्टली ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। यहाँ पे उसकी वर्चुअल इमेज बनती है जो कि इतनी मैग्नीफाइड होती है कि इससे आप वो ऑब्जेक्ट देख सकते हैं जो आप आम आंख से नज़र नहीं आते, आम आंख से, खाली आंख से नहीं देख सकते। जिस तरह के माइक्रोब्स हैं, फंजाई है, फंगस वगैरह या बैक्टीरियाज हैं या सेल्स हैं, तो इनकी काफ़ी डिटेल आप इस तरह से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप हर वो ऑब्जेक्ट देख सकते हैं बड़ी इजीली कि जिसकी डायमेंशन जो है वो लैम्डा के बराबर हो, वेवलेंथ के बराबर हो या इससे ज़्यादा हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास ऐसा ऑब्जेक्ट हो कि जिसकी डायमेंशन जो वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ है उससे भी कम हो, क्या उसको भी हम देख पाएंगे इस माइक्रोस्कोप की मदद से? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी डायमेंशन जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट से लेस हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख पाएंगे। कौन से होते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स? जिस तरह आपके पास एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं, तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आप कभी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से या लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते क्योंकि इनकी डायमेंशन जो है लाइट की वेवलेंथ से बहुत कम होती है। तो अब इसका एक सोल्यूशन ये है कि यहाँ पे जो लाइट हमने यूज़ की है, लाइट वेव्स यूज़ किए हैं, इसकी जगह यहाँ पे हम ऐसी रेडिएशंस यूज़ करें कि जिनकी वेवलेंथ शॉर्टर देन लाइट की वेवलेंथ की शॉर्टर हो। तो हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वेव के तौर पे बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन की एसोसिएटेड वेवलेंथ हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। अगर इलेक्ट्रॉन को हम जितना ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे, जितना वो स्पीड गेन करेगा, इतनी ही इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ छोटी होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन का बीम यूज़ करें और फिर देखते हैं कि उसकी वेवलेंथ कितनी बनेगी। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो है, इलेक्ट्रॉन को जब हम एक्सेलरेट करेंगे तो हम उसकी 100 टाइम्स जो है लेस देन लैम्डा जो है, जो लाइट की वेवलेंथ है उससे कम जो है वेवलेंथ गेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी कम हो सकती है? लाइट की वेवलेंथ के 100 टाइम्स कम होगी, यानी 100 लैम्डा ई इक्वल टू लैम्डा। ये लाइट की जो ऑर्डिनरी लाइट है उसका वेवलेंथ है और इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कितना होगा? इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से 100 टाइम्स लेस देन होगी। तो इस तरह से हम वो ऑब्जेक्ट भी अगर हम ऐसा सेटअप बना दें कि जिसमें हम लाइट के बजाय हम इलेक्ट्रॉन का बीम यूज़ करें, तो ऐसा जो सेटअप होगा, ऐसी जो मशीन होगी, उसकी मदद से हम ऐसे ऑब्जेक्ट को भी देख सकेंगे जो कम से कम ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट माइक्रोस्कोप से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नज़र आ रहा है, उससे 100 टाइम्स अगर लेस डायमेंशन वाला भी ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा तो उसको भी हम बखूबी देख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगी
वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 100 टाइम्स ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा डिटेल्ड इमेज हमें दिखाती है स्पेसिमेन की। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टूडेंट्स ऐसी माइक्रोस्कोप होगी कि जिसमें हम लाइट के बजाय इलेक्ट्रॉन का बीम यूज़ करते हैं और हमें 100 टाइम्स ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन की इमेज हमें मिलेगी। स्टूडेंट्स इमेज रेजोल्यूशन का तो आपको पता ही होगा। लो रेजोल्यूशन इमेज जिसमें कम नंबर ऑफ़ पिक्सल होते हैं और हाई रेजोल्यूशन इमेज जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ पिक्सल होते हैं। तो हाई रेजोल्यूशन पिक्चर की आप माइन्यूट डिटेल्स आप देख सकते हैं, छोटी छोटी भी उसकी डिटेल्स का मायना कर सकते हैं। इसको आप जूम आउट करते जाएंगे तो ये आप इसकी डिटेल देख सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, ये लो रेजोल्यूशन इमेज है और ये हाई रेजोल्यूशन इमेज है। इसी तरह आपके पास इस तस्वीर का एक कुछ पार्ट है, ये लो रेजोल्यूशन है और ये हाई रेजोल्यूशन है। और इसी तरह आपको ये एक फ्लावर दिया गया है जो लो रेजोल्यूशन इमेज है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की निस्बत हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो तस्वीर लेते हैं, जो इमेज लेते हैं ऑब्जेक्ट्स की, स्पेसिमेन की, उसकी रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा होती है कि आप उसके माइनर से माइनर डिटेल्स भी आप बड़ी अच्छे तरीके से उनको स्टडी कर सकते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज जो है वो ग्रे स्केल होगी, सिर्फ ग्रे स्केल यानी ब्लैक एंड वाइट होगी, इसकी कोई कलर नहीं होती। लेकिन आर्टिफिशियली उनको यानी फेक कलर्स को दिए जाते हैं तस्वीरों को ताकि वो अच्छी दिखें, बट उनमें कोई कलर नहीं होता। स्टूडेंट्स आपके पास ये स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें नज़र आ रही हैं। ये इंसेक्ट्स हैं जिसकी किसी इंसेक्ट की तस्वीर ली गई है और इसी तरह ये किसी इंसेक्ट की आई की तस्वीर है। आप देखें कितनी डिटेल्ड इमेज है। और इसी तरह ये स्पोर्स हैं, इनको ये फेक कलर दिए गए हैं बट ओरिजिनली तस्वीर ये है। तो इतनी डिटेल्ड इमेज आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मिल सकती हैं। आम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से आप इतनी डिटेल्ड जो इमेजेस हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की नहीं ले सकते। स्टूडेंट्स अब आपको समझ आ गई होगी कि दो बड़ी वजूहात हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करने की। वो हैं, नंबर एक, हाई रेजोल्यूशन इमेज आपको मिलती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नंबर दो, 100 टाइम्स स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स जो है कैन बी सीन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। तो इलेक्ट्रॉन बीम की जो वेव नेचर है वो हमें कैसे कंफर्म हुई है हम पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको फिर से बता दें कि अगर आपके पास यहाँ पे दो स्लिट्स हों, ये एक कोई स्क्रीन है और उसके अंदर दो छोटे छोटे सुराख हैं और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बीम के रास्ते में ये दोनों सुराख आते हैं तो एक इस तरह से एक थिक इलेक्ट्रॉन बीम है सपोज करें, और आगे रास्ते में ये दो सुराख आ गए हैं। इनमें से इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे और बाकी जो जगह है यहाँ से स्टॉप हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो आगे यहाँ पे स्क्रीन है, तो स्क्रीन इन स्लिट से गुजरने के बाद आपको यहाँ पे दो स्पॉट मिलने चाहिए, क्योंकि दो सुराखों में से इलेक्ट्रॉन बीम पास हो रहा है तो आगे आपको दो स्पॉट ही मिलने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि आपको यहाँ पे मल्टीपल स्पॉट्स मिलते हैं, मल्टीपल फ्रिंजेस मिलते हैं। जिस तरह आप ये अगली तस्वीर देख लें कि ये इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इस सुराख, दोनों सुराख से निकलने के बाद यहाँ पे दो स्पॉट मिलने चाहिए, लेकिन ये देखें यहाँ पे डिफरेंट डार्क एंड ब्राइट स्पॉट्स आपको मिलते हैं, फ्रिंजेस मिलते हैं। तो ये एग्जैक्टली वेव की प्रॉपर्टी है कि वेव को अगर आप इस तरह किसी स्लिट में से गुजारें तो उसकी डिफ्रैक्शन होती है। डिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ पे वेवलेट्स प्रोड्यूस होती हैं और वेवलेट्स आपस में इंटरफेरेंस करती हैं और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से आपको ये पैटर्न मिलता है। तो ये एक प्योरली एक वेव की प्रॉपर्टी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन भी ये प्रॉपर्टी शो करता है, जिसकी वजह से हमें ये कंफर्म हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एसोसिएटेड वेवलेंथ है। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की मदद से वो वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं और वेवलेंथ हम जितनी मर्जी कम करना चाहें कर सकते हैं। उसकी वजह ये कि ये वेवलेंथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो हम इलेक्ट्रॉन की स्पीड जितना बढ़ाएंगे इतनी ही वेवलेंथ उसकी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, आगे हम इसकी वर्किंग थ्योरी के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन गन, जिसकी मदद से आप इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट कर सकें। और तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन जो है आप डिटेल से पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन गन में क्या होता है, वोल्टेजेस होते हैं, थर्मोआयनिक एमिशन है, एनोड्स हैं और इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन का बीम मिलता है। तो ये पूरे का पूरा क्या है, इलेक्ट्रॉन गन है। ये एनोड इस इलेक्ट्रॉन गन के अंदर शामिल है।
नेक्स्ट पार्ट है मैग्नेटिक कंडेंसर या मैग्नेटिक लेंसेज कह सकते हैं आप। जिस तरह जो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप है उसमें लेंसेज यूज़ होते हैं बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने के लिए, तो इसी तरह जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किससे कंडेंस होता है, ये मैग्नेटिक कंडेंसर्स यूज़ होते हैं। ये कॉइल्स हैं कि जिनके अंदर से करंट जब दौड़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर लेता है, ये कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा। तो इनको आप कह सकते हैं मैग्नेटिक कंडेंसर भी कह सकते हैं या कंडेंसर लेंसेज भी कह सकते हैं। फिर जिस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने जो है स्पेसिमेन रखा जाता है, इसी तरह यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एपर्चर लेंसेज हैं जो कि मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। तो ये भी मैग्नेटिक कॉइल्स हो सकती हैं। तो इसके साथ ये स्पेसिमेन यहाँ पे रखा जाता है और इलेक्ट्रॉन बीम इसमें से पास करता है। कुछ इलेक्ट्रॉन बीम जो है इसमें से क्रॉस कर जाता है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डिफ्रैक्ट हो जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स, चूँकि इलेक्ट्रॉन्स की काफ़ी पेनिट्रेशन पावर होती है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन एक और मसला भी है कि यहाँ स्पेसिमेन जो है वो बहुत ही थिन होना चाहिए। कितना थिन हो ये इसको हमारे कोर्स में नहीं है इसकी डिटेल, तो बट ये है कि काफ़ी इसको थिन होना चाहिए। तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से क्रॉस करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव लेंस या मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव को टकराएंगे। नेक्स्ट कम्स द इंटरमीडिएट इमेज प्रोजेक्टर। ये इंटरमीडिएट लेंस हैं तो इसको इंटरमीडिएट इमेज प्रोजेक्टर भी कह सकते हैं। ये लेंस जो है मज़ीद इस जो आने वाली जो इम्प्रेशंस हैं, इलेक्ट्रॉन इम्प्रेशंस लेकर आ रहे हैं, जो स्पेसिमेन है उसके इम्प्रेशंस हैं उनके पास, तो उसको मज़ीद जो है मैग्नीफाई कर देते हैं। इंटरमीडिएट इमेज प्रोजेक्टर्स से निकलने के बाद इलेक्ट्रॉन बीम जो है आगे एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है उससे टकराते हैं। तो यहाँ इस स्क्रीन के ऊपर उसकी जो ब्लैक एंड वाइट तस्वीर बनती है वो काफ़ी डिटेल्ड तस्वीर होती है एज़ कम्पेयर टू ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यहाँ स्टूडेंट्स एक कंपैरिजन है, इसको आप देख सकते हैं। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप है, इसको आप उल्टा करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कंपेयर करें तो आपको चीज़ें जो है वो नज़र आ जाएंगी, किस तरह कॉरस्पॉन्डिंग जो है इसके जो पार्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोर्स जो है लाइट सोर्स। यहाँ पे लाइट सोर्स है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सोर्स है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से जनरेट हो रहा है और यहाँ से लाइट जनरेट हो रही है। और आगे क्या है, स्पेसिमेन है। तो ये स्पेसिमेन के ऊपर लाइट पड़ती है और उसमें से गुजरने के बाद यहाँ लेंस से टकराती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन का बीम जो है इस गुजरने के बाद, लेंसेज से गुजरने के बाद स्पेसिमेन से टकराता है और टकराने के बाद उसके इम्प्रेशंस लेकर आगे मज़ीद जो है प्रोजेक्टर लेंसेज के अंदर चला जाता है। जिस तरह यहाँ पे आगे जो लाइट जो है इस स्पेसिमेन से गुजरने के बाद आगे इंटरमीडिएट जो लेंसेज हैं उनसे गुजरती है और फिर आईपीस तक पहुँच जाती है। और इस तरह इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो इम्प्रेशंस लेने के बाद यहाँ फ्लोरेसेंट स्क्रीन से आके टकराता है। तो यहाँ पे उसके इम्प्रेशंस बनते हैं। यहाँ आप डायरेक्ट आई से ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और यहाँ फ्लोरेसेंट स्क्रीन है, यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर रहे थे। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ होता है उसकी वेवलेंथ हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसको कंट्रोल करने से इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमें ज़्यादा छोटी इमेज देखनी है, ज़्यादा छोटे ऑब्जेक्ट का मायना करना है, तो हम उसके बीम को हम उसकी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को बढ़ा देंगे और उसकी वेलोसिटी बढ़ने से उसका क्या होगा, वेवलेंथ उसकी मज़ीद कम हो जाएगी। तो शॉर्टर वेवलेंथ हम गेन कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं किस तरीके से ये काम होता है। सबसे पहले बात यह है कि एक जो फ्लोरेसेंट एक हीटर की मदद से जो इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन के अंदर हीटर यूज़ होता है। एक फिलामेंट है उसको हीटअप कर दी जाता है और यही कैथोड के तौर पे भी एक्ट करता है। तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये कैथोड है, यहाँ पे सप्लाई का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा होता है। तो इस के हीट अप करने की वजह से यहाँ थर्माइनिक एमिशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट हो जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को बीम की शक्ल दे दी जाती है विद द हेल्प ऑफ एनोड्स। ये बहुत हाई वोल्टेजेस यहाँ पे अप्लाई होते हैं। किलो वोल्ट्स आप कह सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ द वोल्ट्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं और इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिलती है? इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी यहाँ से मिलती है जो हम ये एनोड यूज़ कर रहे हैं और ये जो पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं। तो
अब हम देखते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से हमें किस तरह से वेवलेंथ मिलती है। वो है h/mv, यानी ये वेलोसिटी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस वेलोसिटी को कंट्रोल करें तो आप इस लेमडा को या वेवलेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस वेलोसिटी को अगर आप ज़्यादा कर देते हैं तो वेवलेंथ जो है कम हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब हम इसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे? हम इसको वोल्टेज की मदद से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली हम वेलोसिटी को ना मेजर कर सकते हैं और सेट भी नहीं कर सकते कि कितनी वेलोसिटी हमें चाहिए तो इतनी हो जाए, तो ये मुश्किल काम है। तो इसको हम पोटेंशियल की मदद से, जो हमने पोटेंशियल यहाँ अप्लाई किए हुए, उस पोटेंशियल की मदद से कंट्रोल करेंगे। और इसकी वजह से हम यहाँ से ऐसा करते हैं कि इस रिलेशन से वेलोसिटी को निकाल देते हैं, इसको निकाल कर यहाँ पे पोटेंशियल का रिलेशन ले आते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है अब डिज़ायर्ड वेवलेंथ अचीव करना आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं कि ये जो थर्माइनिक एमिशन से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज़ हुए, इनको पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिली? वो पोटेंशियल से मिली। ये जो हाई पोटेंशियल है, यानी ½ mv² इज़ इक्वल टू VE। यहाँ पे ये VE क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज़ इक्वल टू पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? V। तो W वर्क क्या है? VQ। इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करें तो VQ बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम E लिख लेते हैं, तो इसलिए ये W बन जाएगा VE। और यहाँ पे जो वर्क क्या है? वो काइनेटिक एनर्जी ½ mv² इज़ इक्वल टू VE। तो ये VE कहाँ से आया, इसलिए इसकी डिटेल बता दी, आप इसके लिए परेशान ना हो। तो बहरहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने मकसद हमारा क्या है कि यहाँ से वेलोसिटी निकल जाए और उसकी मदद से उसकी बजाय यहाँ पे वोल्टेजेस आ जाएं, क्योंकि वोल्टेजेस को हम डायरेक्टली जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा mv² इज़ इक्वल टू 2VE। अब दोनों तरफ अगर m को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा m² v² इज़ इक्वल टू 2mVE। ठीक है। अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लें तो ये हो जाएगा mv इज़ इक्वल टू 2mVE का स्क्वायर रूट। तो ये देखें, अब इस रिलेशन में यहाँ पे क्या है? ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है वोल्टेजेस जो हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किए हुए हैं, ये भी कांस्टेंट है, ये हमें इसकी वैल्यू पता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता है, 2 जो है कांस्टेंट है, और फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ जो है हम देख सकते हैं इजीली। तो ये हमने रिप्लेस कर देना डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के साथ। तो फाइनली हमारे पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का जो फार्मूला है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फार्मूला है, वो यूँ बनने वाला है h/2mVE का स्क्वायर रूट। अब आपके पास ये जो फार्मूला है, ये क्या बन गया है? लैम्डा इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ वोल्टेज। लैम्डा क्या है? वोल्टेज का फंक्शन बन चुका है। जबकि यहाँ पे क्या था? लैम्डा जो था वो फंक्शन ऑफ वेलोसिटी था, ये हमने चेंज कर लिया। तो अब वोल्टेज को कंट्रोल करना, मेजर करना इजी है, तो इसलिए ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे और डिज़ायर्ड वेवलेंथ आप अचीव कर लेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को हम कैसे चेंज करेंगे? इलेक्ट्रॉन बीम के जो वोल्टेजेस हैं, पोटेंशियल है, उसको चेंज करने से, उसको वेरी करने से हम कर लेंगे। तो ये उसकी वर्किंग थ्योरी है थोड़ी सी। अगला टॉपिक आप लिख सकते हैं रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर एक्चुअली हमने डिस्कस कर ली है, बता दिया है, बट यहाँ पे आपको फिर से इसको बता देते हैं कि इसकी पावर जो है वो 100 टाइम्स है, 100 टाइम्स मोर देन लाइट माइक्रोस्कोप। तो इट मैग्नीफाइज 100 टाइम्स मोर देन लाइट माइक्रोस्कोप। तो स्पेसिमिन को 100 टाइम्स ज़्यादा 100 टाइम्स ज़्यादा मैग्नीफाई कर सकता। और उसकी वजह क्या है कि 100 टाइम्स जो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव है, इलेक्ट्रॉन बीम है, वो इक्वल होता है लाइट की वेवलेंथ के बराबर। अगर हम इस्तेमालात की बात करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो इसका यूज़ है वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। साथ तस्वीर में देख सकते हैं कि हेक्सागोनल जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी एलिमेंट का है ये, तो ये कितना वाज़ेह नज़र आ रहा है।
आम माइक्रोस्कोप से इस तरह से नहीं दिखेगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इसकी भी हम देख लेते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कैसे दिखेगा। तो ये है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, किसी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो किया गया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया और वायरस के स्ट्रक्चर की स्टडी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसकी भी आपको दिखा देते हैं तस्वीर। ये तस्वीर एक्वेटिक बैक्टीरिया की है जो अमेज़ॉन इकोसिस्टम से लिया गया है, और ये देखें आपको इसके स्ट्रक्चर की कितनी डिटेल स्टडी हो सकती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके अलावा टेक्सटाइल फाइबर जो हैं उनकी स्टडी की जाती है विद हेल्प ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो उसमें काफ़ी डिटेल आपको नज़र आ सकती है। ये देखें उसकी तस्वीर, ये देखें टेक्सटाइल फाइबर जो है उसको कितनी डिटेल से स्टडी किया गया है विद द हेल्प ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और लास्ट में कंपोजिशन ऑफ पेपर एंड प्लास्टिक्स। तो इनकी भी कंपोजिशन जज की जाती है विद द हेल्प ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इसकी एक तस्वीर भी दिखा देते हैं। ये आपके सामने जो तस्वीर है ये प्लास्टिक की तस्वीर है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज है ये। तो उसके यूजेस में आप लिख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ वायरसेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स एंड कंपोजिशन ऑफ पेपर एंड प्लास्टिक्स। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।